अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर टीजी। अब आपको पता है कि टीजी क्या है, अगर नहीं पता तो पिछली स्लाइड आप बात दोबारा से देखिए, समझिए उसको, फिर आप इस टॉपिक पे आइए। टीजी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ कि इन फैक्टर्स का इस पे इन्फ्लुएंस समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ऐसा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब देखो, उसके लिए हमें फिर से पॉलीमर के अरेंजमेंट पे चलना पड़ेगा। ये पॉलीमर की अरेंजमेंट है, ये कोई पॉलीमरिक चेन्स बनी हुई है इस तरह से, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ये रेगुलर फैशन में अरेंज है, यानी कि इनके बीच की जो स्पेसिंग है इक्वल है और ये बिल्कुल एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ। तो एक क्रिस्टलाइन पॉलीमर का केस हो सकता है। दूसरा, अब हम दूसरी एक सिचुएशन मैंने दिखाई हुई जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पॉलीमेरिक चेन्स है वो एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज नहीं है, उसमें गैप्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और साथ में आप देख रहे हैं कि उनके साथ कुछ ऐसे बल्कियर ग्रुप्स भी लगे हुए हैं, साइड चेन्स भी लगी हुई हैं। तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे ऑर्डर था वो यहाँ पे कम ऑर्डरनेस आ गई सिस्टम में, ये डिसऑर्डरनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इनका इफेक्ट हमने देखना है। तो टीजी किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्री वॉल्यूम पे। फ्री वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जो वॉल्यूम इनके बीच का गैप्स है, जैसे ये पॉलीमेरिक चेन है, ये पॉलीमेरिक चेन है, तो इनके बीच का जो गैप है इसको फ्री वॉल्यूम कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में पॉलीमर है उसके बीच का जो फ्री वॉल्यूम है वो कम है, लेकिन अगर इस तरह के बल्कियर ग्रुप साइड ग्रुप्स लगे होंगे तो उसके बीच का जो फ्री वॉल्यूम का जो ये जो गैप आपको दिख रहा है ये ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अमॉर्फस के केस में जो फ्री वॉल्यूम होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू क्रिस्टलाइन पॉलीमर जहाँ पे ज़्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है? फ्री रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल पे, कि मॉलिक्यूल्स का मतलब कि जो पॉलीमेरिक चेंज है वो कितना फ्रीली अपने आप को रोटेट कर सकती हैं, यानी कि इनकी कितनी फ्री मूवमेंट पॉसिबल है एक दूसरे के ऊपर, स्लाइडिंग कितनी पॉसिबल है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, यहाँ पे थोड़े गैप्स ज़्यादा हैं, फ्री वॉल्यूम ज़्यादा, तो इनको ज़्यादा स्पेस मिल रहा है मूवमेंट के लिए और फ्री रोटेशन के लिए, बट तो वो ज़्यादा फ्री रोटेशन पॉसिबल होगी वहाँ पे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि साइड ग्रुप्स बल्कियर लगे हुए, तो इसको फ्रीली रोटेट नहीं होने देगा। तो दो फैक्टर डिपेंड किए, एक तो फ्री वॉल्यूम कि ये वॉल्यूम का गैप कितना है, और दूसरा ये जो चेंज हो कितना फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। सेगमेंट मोबिलिटी भी कहते हैं इसको, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ऑफ एडजेसेंट पॉलीमेरिक चेन्स, कि कितनी एक दूसरे के साथ फ्रीली मूव कर सकती हैं। दूसरा है रेगुलेरिटी इन द पॉलीमेरिक बैकबोन, तो ये रेगुलर पैटर्न में है तो इनके जो मोशन होगा, जो रोटेटरी मोशन होगा वो फ्री होगा, जबकि यहाँ पे क्योंकि साइड ग्रुप्स लगे हुए तो इसको रोटेटरी मोशन ये फ्रीली नहीं मूवमेंट करने देंगे इस चेन को ये। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंट्रैक्शंस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डायपोल इंट्रैक्शंस। अब ये पॉलीमेरिक चेन्स है तो एज सच ये फ्रीली लाई कर रही है, इनका दूसरी वाली चेन्स का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इनकी मूवमेंट कंपैरेटिवली इजी होने वाली है। एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कि एक चेन दूसरी चेन के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सम अदर इंट्रैक्शन बॉन्डेड स्टेट में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें मूवमेंट डिफ़िकल्ट हो जाएगी उस सब्सटेंस की। तो ये दो तीन फैक्टर हैं जो हमें कंसिडर करके चलने पड़ेंगे जब हम इनकी बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग टीजी। तो कौन कौन से फैक्टर उस पर डायरेक्ट आते हैं, फिर हम उसको रिलेट करेंगे इस डिस्कशन से कि ये कैसे रिलेट हो रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब है कि कितनी लंबी पॉलीमेरिक चेन जा रही है वहाँ पे। तो जितनी ज़्यादा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे या जितनी बड़ी बड़ी पॉलीमेरिक चेन्स होंगी, उतना ज़्यादा सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, और उतना ज़्यादा है कि जितनी लेंथ पॉलीमेरिक चेन्स की ज़्यादा उतनी ज़्यादा चांस है कि वहाँ पे सेकेंडरी इंट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल्ड स्टेट में भी हो सकती हैं। मतलब एज सच उनका जो फ्री रोटेशन है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा तो उस केस में जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो एक्सीड कर जाएगा, यानी कि इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि जहाँ रोटेशन पॉसिबल है, जहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर देने के बाद चेंज ने अपने आप को स्लाइड करना शुरू कर दिया, मूवमेंट शुरू कर दी, ठीक है, तो उस केस में जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो कम होगा। जहाँ पे पॉलीमेरिक चेन्स की जो रोटेशन है या जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्ट हो गई, वहाँ पे हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो मूव करना शुरू करें, तो उस केस में जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा वो हाई होगा। तो हम मॉलिक्यूलर वेट का जो फैक्टर है वो उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट हाई होने से क्या होता है, पॉलीमेरिक चेन्स काफ़ी लंबी लेंथ की बनती है, और लंबी लेंथ में ज़्यादा चांस है कि वो इंटरमिंगल स्टेट में रहे या वहाँ पे कोई सेकेंडरी इंट्रैक्शंस हो, मतलब एज सच उनकी जो मूवमेंट होगी वो फ्री नहीं हो पाएगी। तो ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने का मतलब है कि मूवमेंट फ्री नहीं है, और मूवमेंट फ्री नहीं तो जो टीजी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा उनको मूवमेंट को करवाने के लिए। तो दैट इज़ वाई एट हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर्स जो टीजी की वैल्यू वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पॉलीमर चेन फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि पॉलीमर चेन जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी उतनी ज़्यादा पॉसिबल उसकी मूवमेंट रहेगी, चाहे वो रोटेशन की बात हो चाहे वो फ्री मूवमेंट की बात हो, जिसको हम सेगमेंटेशन या सेगमेंटल मोबिलिटी जिसको हमने कहा यहाँ पे।
तो जितनी फ्लेक्सिबल चेन होगी उतनी ज़्यादा फ्रीली वो मूव कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो टी होगा उतना कम होगा। तो चेन की फ्लेक्सिबिलिटी हाई होने से क्या होता है, टी की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये इन्वर्स रिलेशन में आता है। अगर पॉलीमर चेन ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन मैंने यहाँ पे शो किया होगा एंड वाइस वर्सा। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसको अंडरस्टैंड करना आपने कि जितनी ज़्यादा फ्रीली कोई चेन मूव कर पा रही है उतना उसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये इन्वर्स रिलेशन में आया। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ साइड ग्रुप्स। अब लार्ज ग्रुप्स लगे हुए हैं साइड में, जैसा मैंने आपको कहा था कि साइड ग्रुप क्या करते हैं, उसकी फ्री रोटेशन को हिंडर करते हैं। तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि चेन्स की जो मोबिलिटी है या जो मूवमेंट है या जो रोटेशन है वो फ्री नहीं रह पाएगी, क्योंकि लार्ज ग्रुप उसको फ्रीली ना रोटेट होने दे रहे ना स्लाइड होने दे रहे एक दूसरे के ऊपर। तो उस केस में हमें उनको मूव कराने के लिए या रोटेट कराने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई इन दैट केस द ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इज़ वेरी मच हाई। फिर है लेंथ ऑफ साइड चेन। वो भी मैंने आपको बात कर दी कि जितनी लंबी साइड चेन होगी उससे क्या होगा, उससे ये जो गैप्स है फ्री वॉल्यूम, तो जितना ज़्यादा फ्री वॉल्यूम होगा उतनी ज़्यादा रोटेशन, फ्री रोटेशन और फ्री मोबिलिटी पॉसिबल होगी। तो आप देख रहे हैं कि चेन्स के आने से क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है बीच का जो गैप है वो बढ़ गया। तो साइड चेन जितनी ज़्यादा लंबी होगी, जैसे मान लो कोई कार्बन की चेन लग गई, तो जितनी ज़्यादा लंबी होगी तो इन एडजेसेंट पॉलीमेरिक चेन्स के बीच में क्या होगा, गैप बढ़ जाएगा, मतलब फ्री वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और फ्री वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ कि इनकी जो मूवमेंट है या जो रोटेशन है वो फ्रीली हो जाती है। तो जितनी बड़ी साइड चेन उतना कम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो ये भी आपने बड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड कर लेना है कि कहाँ हम इसको इन्वर्स शो कर रहे हैं और कहाँ डायरेक्ट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। सेकेंडरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज का मतलब है कि पॉलीमेरिक चेन्स एज सच फ्री पड़ी हुई है। सेकेंडरी इंटरेक्शन का मतलब है कि यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू कुछ ग्रुप्स यहाँ कनेक्ट हो गए, मतलब उन्होंने क्या किया कि एडजेसेंट साइड चेन्स को आपस में बाइंड कर दिया, और बाइंड करने से क्या हुआ कि उनकी फ्री मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो गई। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमने उनको फ्री मूवमेंट करनी है चेन्स की, तो अब आप खुद ही देखो ना कि अब हम एक हार्ड स्टेट से, हार्ड ब्रिटल स्टेट से एक रबड़ी स्टेट यानी कि सॉफ्ट स्टेट यानी डिसऑर्डर वाली स्टेट में जा रहे हैं। तो डिसऑर्डर कब आएगा, जब हमें हाई टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा और वो जो सेकेंडरी इंटरेक्शन डेवलप हुई थी उनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्योंकि सेकेंडरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज थे, उनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ा। दैट इज़ वाई जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इस केस में होगा वो हाई होगा। नेक्स्ट इज क्रॉस लिंकिंग। क्रॉस लिंकिंग का भी मतलब बिल्कुल वही है कि क्रॉस लिंकिंग का मतलब है कि ये पॉलीमेरिक चेन इसके थ्रू क्रॉस लिंक से कनेक्ट होगी, ये इसके थ्रू क्रॉस लिंक से कनेक्ट होगी। तो क्रॉस लिंकिंग क्या करती है, एडजेसेंट पॉलीमेरिक चेन्स को आपस में बाइंड कर लेती है। तो इस बॉन्डेज की वजह से क्या होता है, इस बॉन्डेज की वजह से उनका फ्री रोटेशन और मूवमेंट डिफिकल्ट हो जाता है, और जिसके चलते टी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो क्रॉस लिंकिंग पे टी डायरेक्टली डिपेंड करता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। नेक्स्ट इज कोपॉलीमराइजेशन। अब कोपॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि कोपॉलीमर क्या होते हैं कि जैसे पॉलीइथाइलिन है और पॉलीएक्रिलिक एसिड है, तो हमने क्या किया कि पॉलीइथाइलिन, अगर प्योर पॉलीमर पॉलीइथाइलिन है तो वो हुआ पॉलीमर। अगर पॉलीइथाइलिन और पॉलीएक्रिलिक एसिड हमने दोनों मोनोमर लिए, और आप देख रहे हैं कि एक सेगमेंट उसमें एक्रिलिक एसिड का आ रहा है, एक सेगमेंट पॉलीइथाइलिन का आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब दो मोनोमर आ रहे हैं और एक कॉमन पॉलीमर बना रहे हैं। वो दो डिफरेंट तरह के मोनोमर आ रहे और एक वो पॉलीमेरिक चेन बना रहे हैं, तो उसको कहते हैं कोपॉलीमर। ये आपने पढ़ा होगा प्रीवियस चैप्टर्स में। तो कोपॉलीमराइजेशन से क्योंकि क्या हो रहा है कि अगर तो पॉलीमर प्योर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगी और ज़्यादा मतलब यूनिफॉर्म रहेंगी, और जब उसमें कोई और मॉलिक्यूल ऐड हो गया तो उससे प्रॉपर्टी उसकी ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी खत्म हो रही है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है उसकी फ्रीडम खत्म हो रही है। तो फ्रीडम खत्म होने से क्या होगा कि जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो अफेक्ट होगा। तो ये रिलेशन दिया हुआ है कि किस तरह से कोपॉलीमराइजेशन के टाइम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर रिलेट करता है। ये है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर पूरे के पूरे पॉलीमर का। ये है वेट ऑफ पॉलीमर ए, यानी कि कोई कोपॉलीमर ऐसा है जो कंपोनेंट ए और बी के कम्बिनेशन से बना है, तो ए का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, बी का एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर ए का और बी का, तो इनसे जो फैक्टर निकल के आएगा दैट विल गिव द टोटल ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर वैल्यू। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था फैक्टर्स के बारे में। अब हम अगली स्लाइड से शुरू करेंगे कि इसको मेथड क्या क्या है डिटरमाइन करने के टी की वैल्यू को, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ टी।